नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। एक नजर डालते हैं पहले हेडलाइंस पर। अब की बार मोदी सरकार लिखने वाले पीयूष पांडे नहीं रहे। हमारा बजाज कुछ खास है जिंदगी में और ठंडा मतलब कोका कोला से मशहूर हुए थे पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। समस्तीपुर में कर्पूरी ठाकुर के परिजनों से मिले पीएम मोदी। बिहार में आज से अपने चुनावी अभियान पर प्रधानमंत्री। समस्तीपुर में पीएम बोले जंगल राज वालों को दूर रखेगा बिहार। इतनी भीड़ गुजरात में नहीं जुटा पाता। नई रफ्तार से चलेगा बिहार जब फिर आएगी एनडीए सरकार। तेजस्वी बोले मैं टूटी फूटी झूठी बात नहीं करता। सीएम बना तो मेरे साथ 14 करोड़ बिहारी भी मुख्यमंत्री बनेंगे। हर वादा पूरा करूंगा। पुतिन बोले अमेरिकी टॉम हॉक मिसाइलों से हमला हुआ तो जवाब देंगे। रूसी तेल कंपनियों पर ट्रंप के प्रतिबंध दुश्मनी भरे कदम, इससे संबंध बिगड़ेंगे। पहली खबर सामने आ रही है मुंबई से, जहां 8 गुरु पद्मश्री पीयूष पांडे का निधन गुरुवार को ही हो गया था, लेकिन जानकारी आज सामने आई है। 70 साल की उम्र में मुंबई में उन्होंने अंतिम सांस ली। पीयूष ने अब की बार मोदी सरकार जैसे नारे लिखवाए थे। इसके अलावा मिले सुर मेरा तुम्हारा गाना लिखा था। पीयूष पांडे की मौत के कारणों का पता फिलहाल नहीं चल पाया है। रिपोर्ट्स की माने तो गंभीर संक्रमण से जूझ रहे थे वो। अंतिम संस्कार आज मुंबई में उनका किया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। पीएम ने एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा कि पीयूष पांडे क्रिएटिविटी के लिए जाने जाते थे। एडवर्टाइजिंग की दुनिया में उन्होंने शानदार योगदान दिया। मैं उनके साथ हुई बातचीत को सालों तक संजोकर रखूंगा। उनके दुनिया से जाने से बहुत दुखी हूँ। उनके परिजन के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। पीयूष 27 साल की उम्र में विज्ञापन जगत से जुड़ गए थे। उन्होंने शुरुआत अपने भाई प्रसून पांडे के साथ की। दोनों ने रोजमर्रा के उत्पादों के लिए रेडियो जिंगल्स की आवाज दी थी। 1982 में विज्ञापन कंपनी ओगिलवी से उन्होंने शुरुआत की। 1994 में उन्हें ओगिलवी के बोर्ड में नॉमिनेट किया गया। पीयूष को 2016 में भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया था। इसके अलावा 2024 में उन्हें LIA लीजेंड अवार्ड भी मिला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समस्तीपुर और बेगूसराय जिलों में 2 चुनावी सभाओं को संबोधित करने पहुंचे। स्वर्गीय ठाकुर को गत वर्ष राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया था। बात कर रहे हैं कर्पूरी ठाकुर की। बिहार में अपने चुनावी अभियान को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को समस्तीपुर में भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के गांव कर्पूरी ग्राम पहुंचे और उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उन्होंने कर्पूरी ठाकुर के परिवार के सदस्यों से मुलाकात की और उनसे बातचीत की। इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उनके साथ मौजूद रहे। कर्पूरी ठाकुर, जो एक प्रमुख समाजवादी नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, सामाजिक न्याय और वंचित समुदायों के उत्थान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए याद किए जाते हैं। उनके द्वारा लागू की गई नीतियां, जिनमें पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण शामिल था, उन्होंने राज्य पर गहरा प्रभाव छोड़ा है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी शुक्रवार को बिहार दौरे पर हैं। उन्होंने समस्तीपुर में एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया और जहां उन्हें मखाने की माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि पूरा बिहार कह रहा है कि फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार सुशासन सरकार जंगल राज वालों को दूर रखेगा बिहार। पीएम मोदी ने आगे कहा कि मैं अपनी आधी जिंदगी गुजरात में खपा चुका हूं। आप जितनी संख्या में यहां पहुंचे हैं, वहां मैं इससे आधी भीड़ भी नहीं जुटा पाता। छठ महापर्व के बीच आप यहां आए हैं, इसके लिए मैं आपको नमन करता हूं। पीएम मोदी ने मंच से नारा दिया, नई रफ्तार से चलेगा बिहार, फिर आएगी एनडीए सरकार। जनसभा को संबोधित करने से पहले पीएम मोदी कर्पूरी ग्राम पहुंचे थे, जहां उन्होंने भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवार के सदस्यों से मुलाकात की। पीएम मोदी की जनसभा का आयोजन समस्तीपुर के दूधपुरा में किया गया था, जहां सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, नित्यानंद राय, तमाम सदस्य मौजूद थे। पटना से रवाना होने से पहले मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन की घोषणा से एनडीए में बौखलाहट है। तेजस्वी ने कहा कि एक सपना है बिहार को नंबर 1 स्टेट बनाएं। टूटी फूटी झूठी बात हम नहीं कहते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। हमारी जुबान
कच्ची नहीं पक्की है। तेजस्वी ने जो कहा आपको पहले सुनाते हैं, उसके बाद आगे की खबर पर आगे बढ़ेंगे। पहले सुनिए। तेजस्वी का एक ही सपना है कि बिहार को नंबर 1 स्टेट बनाए। जी, हम टूटी फूटी और झूठी बात नहीं कहते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। हमारी जुबान कच्ची नहीं पक्की है और बिहार में जो बिहार की जो आशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार है। किसी बिहारी को बाहर ना जाना पड़े पढ़ाई, दवाई, कमाई के चक्कर में, ऐसा बिहार हम लोग बनाना चाहते हैं। और आप सब लोगों को बता दें कि तेजस्वी जब सीएम बनेगा तो पूरे 14 करोड़ बिहार वासी भी सीएम बनेंगे, यानी चिंता मुक्त हम लोग जो है बनाने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्पूरी ग्राम जा रहे हैं दलित वोट बैंक पर निशाना साधने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी कर्पूरी ग्राम जा रहे हैं आज। समझ फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में, विक्ट्री चाहिए, बिहार में थोड़ी चलेगा। अमित शाह जी ने तो मना कर दिया कि फैक्ट्री नहीं लगा सकते बिहार में, भूमि की कमी है। सहरसा जिले के सोनवर्षा विधानसभा क्षेत्र से एनडीए समर्थित जदयू प्रत्याशी रत्नेश सादा चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, जहां चुनावी जनता के साथ जनसंपर्क के दौरान जब रत्नेश सादा वोट मांगने के लिए गए तो जनता ने 5 सालों का हिसाब मांग लिया और ये भी कहा कि यहाँ सड़क बनवानी पड़ेगी आपको। कुछ लोग ने यह भी कहा कि महागठबंधन समर्थित कांग्रेस प्रत्याशी सरिता पासवान को हम वोट देंगे, इस बार मंत्री जी आपको वोट नहीं देंगे। तो जदयू प्रत्याशी रत्नेश सादा जनता पर ही आग बबूला हो गए और उठकर वहां से भाग गए। मंत्री ने कहा कि सरिता पासवान को ही आप वोट दीजिए, आपके वोट की मुझे जरूरत नहीं है, आपका वोट मुझे नहीं लेना है। इस पूरे घटनाक्रम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, आपको ये वीडियो पहले दिखा देते हैं। मंत्री जी कह देते साहब के बोलेला समय नाली 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 1 लाख टका मंदिर में काटियो, हमर के सपना छै। ओकर बाद अथनी जी फोन कर दियो स्टेट लाइन लंबा। हां सुनो, नहीं सही गलत बोला है, फोन कर दियो, गलत बोला है। सूरत जिले के ओलपाड़ तालुका के कुरसद गांव में स्थित चिराग रेजिडेंसी में बीती रात एक दिल दहला देने वाली घटना घटी है। रात के समय एक युवक का पैर फिसल जाने से वो इमारत की दूसरी मंजिल की बालकनी से नीचे गिर पड़ा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा इतना अचानक हुआ कि परिवार के लोग कुछ समझ ही नहीं पाए। मिली जानकारी के मुताबिक मृतक युवक अपनी पत्नी के साथ चिराग रेजिडेंसी के दूसरे माले पर रहता था। देर रात किसी काम के सिलसिले में बालकनी में गया था, तभी उसका पैर फिसल गया और वो अचानक संतुलन खो बैठा। गिरते गिरते वो बालकनी की ग्रिल को पकड़ने में कामयाब रहा और कुछ समय तक उसी पर लटका रहा। उसकी चीखें सुनकर पत्नी तुरंत दौड़ी आई और उसने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण युवक का हाथ फिसल गया और वो सीधा नीचे जमीन पर गिर पड़ा। नीचे गिरने से युवक को सिर और शरीर में गंभीर चोटें आईं। जब तक आस पड़ोस के लोग और परिवारजन नीचे पहुंचे तब तक उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। तुरंत 108 एम्बुलेंस को बुलाया गया, लेकिन तब तक युवक ने दम तोड़ दिया था। सूचना मिलते ही किम पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और आगे की जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि मृतक युवक मूल रूप से ओडिशा का रहने वाला था और कुछ समय पहले ही रोजगार के सिलसिले में सूरत आया था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों को घटना की जानकारी दी गई है। स्थानीय लोगों ने बताया है कि यह घटना बेहद दर्दनाक थी, क्योंकि पत्नी ने पूरी कोशिश की है कि उसका पति नीचे न गिरे, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। पड़ोसी केंद्र शासित प्रदेश दमन और दादरा नगर हवेली में हो रहे स्थानीय निकाय चुनावों में मतदान से पहले भाजपा अधिकांश स्थानीय निकायों में निर्विरोध विजयी हो गई है। मतदान से पहले ही दमन जिला पंचायत, दमन नगर पालिका, दादरा नगर हवेली जिला पंचायत और सेलवास नगर पालिका में भाजपा उम्मीदवारों ने निर्विरोध जीत हासिल कर ली, जिससे राज्य की राजनीति में भूचाल आ गया है। इस मामले में दादरा नगर हवेली कांग्रेस भाजपा प्रशासन और चुनाव विभाग पर गंभीर आरोप लगा रही है। दादरा नगर हवेली प्रदेश कांग्रेस के क्षेत्रीय प्रभारी माणिक राव गामित का बयान सामने आया है। उन्होंने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। है
जो भी अधिकारी है, कलेक्टर से लेकर सभी मामलेदार तक सभी अधिकारी, उन्होंने यहाँ पे वोट चोरी नहीं, पूरी तरह चुनाव चोरी किया हुआ है। यहाँ के करीब करीब सभी जो मेजॉरिटी ना बन पाए परिषद में और जिला परिषद में, उन्होंने उतने फॉर्म कांग्रेस पार्टी के पूरे कैंसिल कर दिए हैं, रद्द कर दिए, कोई वजह नहीं बताई किसी को भी। और जिसने वजह पूछने के लिए कोई गया तो उसको अरेस्ट करने की उन्होंने कोशिश की, अरेस्ट किया, उनको जेल में डाला। इस तरीके से पूरे डेमोक्रेसी की हत्या उन्होंने आज यहाँ के प्रशासन ने की है, बीजेपी ने की है, ये स्पष्ट हो चुका है। और ये लड़ाई हम आगे तक लड़ेंगे, हाई कोर्ट तक हम जाएंगे, चुनाव आयोग, केंद्रीय चुनाव आयोग तक हम जाएंगे। और ये आज यहाँ की सभी जनता कहती है कि इस तरीके से बीजेपी इस वक्त चुनाव जीत नहीं सकती थी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अगले चीफ जस्टिस की नियुक्ति की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। सूत्रों की माने तो इस बात की जानकारी दी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश BR गवई अगले महीने 23 नवंबर की तारीख को अपने पद से रिटायर हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया को जानने वाले लोगों ने बताया कि CJI BR गवई को अपने उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश करने के लिए संबंधित पत्र गुरुवार या शुक्रवार तक मिल जाएगा। पहले तो ये जान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अगले चीफ जस्टिस कौन होंगे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस BR गवई के बाद जस्टिस सूर्यकांत सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं। वो भारतीय न्यायपालिका के अगले प्रमुख बनने की लाइन में सबसे पहले नंबर पर आते हैं। न्यायमूर्ति सूर्यकांत की नियुक्ति को मंजूरी मिलते ही अगले महीने 24 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के चीफ का पद वो ग्रहण करेंगे। जस्टिस सूर्यकांत 9 फरवरी 2027 तक यानी करीब 15 महीने के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पद पर रहेंगे। प्रक्रिया ज्ञापन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति, ट्रांसफर और प्रमोशन के नियम निर्धारित करने वाले दस्तावेजों में कही गई है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश की नियुक्ति होनी चाहिए, जिन्हें पद धारण करने के लिए उपयुक्त समझा जाए। इसके लिए केंद्रीय कानून मंत्री भारत के चीफ जस्टिस से उनके उत्तराधिकारी की नियुक्ति के लिए उचित समय पर सिफारिश मांगेंगे। परंपरा कहती है कि उत्तराधिकारी की नियुक्ति के लिए सिफारिश मांगने से संबंधित पत्र मुख्य न्यायाधीश के 65 साल की आयु होने पर रिटायरमेंट से 1 महीने पहले भेजा जाता है। तेजस्वी यादव को सीएम और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम फेज घोषित करने पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि वो केवल अपना वोट बैंक बनाए रखना चाहते हैं। वो मुसलमानों के बारे में बात करते हैं, लेकिन जब उन्हें प्रतिनिधित्व देने की बात आती है, उनकी हिस्सेदारी देने की बात आती है, तो उन्हें कुछ नहीं देते। मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम के चेहरे के रूप में घोषित किया है, लेकिन उन्हें अपने समुदाय के लोगों को प्रतिनिधित्व देने की परवाह नहीं है। जो लोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं निकले हैं, वो बिहारियों के लिए कैसे काम करेंगे। महागठबंधन में लड़ाई केवल उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए है। इधर आज पीएम मोदी समस्तीपुर और बेगूसराय में जनसभा कर चुके हैं। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस एक सप्ताह में दूसरी बार बिहार पहुंच चुके हैं। शाह सिवान और बक्सर में जनसभा के लिए पहुंचे और वहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इससे पहले जेपी नड्डा ने चुनाव प्रचार की कमान संभाली थी। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में चिन्ना टेकूर के पास एक प्राइवेट बस में आग लग गई। हादसे में 20 यात्री जिंदा जल गए। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स कहती है कि आंकड़ा 25 है। घटना सुबह लगभग 3:30 यानी 3:30 बजे जो है हुई है। मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। बस हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही थी। NH 44 पर बाइक में टक्कर हुई। बाइक बस के नीचे घुस गई और फ्यूल टैंक से टकरा गई। इससे बस में तुरंत आग लग गई। हादसे में बाइक सवार शिवशंकर की भी मौत हो गई। बस में लगभग 40 यात्री सवार थे। इनमें से कई जल गए। 19 ने कूद कर जान बचाई। इमरजेंसी गेट तोड़कर निकले लोग बुरी तरह झुलस गए थे। इन्हें कुर्नूल सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। पुलिस का कहना है कि कई शव पूरी तरह से जल चुके हैं, जिससे उनकी पहचान करना मुश्किल हो रहा है। पाकिस्तान का आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद फिर से एक्टिव हो गया है। उसने अपनी पहली महिला ब्रिगेड जमातुल मोमिनात शुरू की है। इसकी भर्ती 8 अक्टूबर से शुरू की गई है। ऑनलाइन भर्ती प्रक्रिया की आड़ में असल में युवा आतंकियों को संगठन में शामिल किया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने जैश का पाक के पंजाब सूबे के बहावलपुर में मरकज तबाह किया था। यह आतंकियों का मुख्य ठिकाना था। अब पाकिस्तान की आर्मी की शह पर जैश
फिर से संगठित हो रहा है। सूत्रों की माने तो अब तक पंजाब और सिंध सूबे से लगभग 1500 आतंकी जैश में शामिल किए जा चुके हैं। साथ ही पाकिस्तान के शहरों में संचालित जैश के मदरसों और मस्जिदों से लगभग 100 करोड़ रुपए चंदा भी जुटाया जा चुका है। ऑपरेशन सिंदूर के चलते जैश के पंजाब प्रांत और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में कई ठिकाने तबाह हो गए थे। इनकी मरम्मत के लिए जैश भर्ती के नाम पर फंड जुटा रहा है। जैश ने अगले महीने पाकिस्तान के शहरों में 100 से ज्यादा मरकज करने का फैसला किया है। ऑनलाइन कोर्स के साथ साथ इस ऑफलाइन आउटरीच का मकसद ग्रामीण इलाकों के युवाओं का ब्रेन वॉश करना है, साथ ही उन्हें कट्टरपंथी धार्मिक विचारधारा में शामिल करना है, जिससे जैश के आत्मघाती दस्ते तैयार किए जाएं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को कहा कि अगर हम पर अमेरिका टॉमहॉक मिसाइलों से हमला करेगा तो इसका कड़ा जवाब देंगे। पुतिन का यह बयान अमेरिका के 2 रूसी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने के बाद आया है। हालांकि पुतिन बातचीत के लिए भी तैयार दिखे। पुतिन यह भी बोले कि टकराव या किसी भी विवाद में बातचीत हमेशा बेहतर होती है। हमने हमेशा बातचीत जारी रखने का समर्थन किया है। दरअसल 22 अक्टूबर को ट्रंप पुतिन के बीच प्रस्तावित बैठक रद्द होने के बाद अमेरिका ने रूस की 2 सबसे बड़ी तेल कंपनियों रोसनेफ्ट और लुकोइल पर प्रतिबंध लगा दिया। इसका मकसद रूस को जंग में मिल रही फंडिंग पर रोक लगाना है। पुतिन ने ट्रंप के इस कदम की आलोचना की और संबंधों को बिगड़ने की बात कही। ट्रंप अपने कार्यकाल की शुरुआत में रूस से अच्छे संबंध बनाना चाहते थे, लेकिन यूक्रेन जंग पर सीजफायर से बार-बार इनकार करने पर वो पुतिन से नाराज थे। एयरलाइंस को आईटी आउटेज का सामना करना पड़ रहा है। ये एयरलाइंस जिसकी बात कर रहे हैं वो अलास्का की एयरलाइंस है, जिसके कारण सभी उड़ानें अस्थायी रूप से रोक दी गई है। आईटी आउटेज की वजह से ग्राउंड स्टॉप लागू कर दिया गया है। ये एक अस्थायी प्रतिबंध है जिसमें किसी विशेष हवाई अड्डे, क्षेत्र या एयरलाइन की सभी उड़ानों को उनके डिपार्चर एयरपोर्ट पर ही रोक दिया जाता है। इसका मतलब है कि विमान हवा में उड़ान भरने से पहले जमीन पर ही इंतजार करते हैं जबकि समस्या का समाधान ना हो जाए। अलास्का एयरलाइंस ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा कि अलास्का एयरलाइंस को संचालन प्रभावित करने वाले आईटी आउटेज का सामना करना पड़ रहा है। एक अस्थायी ग्राउंड स्टॉप लागू है। हम इस असुविधा के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। अगर आप आज रात उड़ान भरने वाले हैं तो एयरपोर्ट पहुंचने से पहले अपनी फ्लाइट स्टेटस की जांच कर लें। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से जारी ग्राउंड स्टॉप के तहत अमेरिका भर में अलास्का एयरलाइंस की सभी फ्लाइट प्रभावित हुई हैं। यह आमतौर पर मौसम की खराबी, तकनीकी खराबी, हवाई यातायात नियंत्रण की समस्या, सुरक्षा खतरे या अत्यधिक भीड़ भाड़ के कारण लागू किया जाता है। एयरलाइंस की तकनीकी खराबी यात्रियों के लिए किसी त्रासदी से कम नहीं है। मौजूदा समय में भारतीय पुरुष टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है, जहां दोनों टीमों के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज जारी है। प्रतिष्ठित सीरीज का दूसरा मुकाबला बीते गुरुवार को एडिलेड में खेला गया, जहां भारतीय टीम को करीबी मुकाबले में 2 विकेट से शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिसके साथ ही उसके हाथ से सीरीज भी निकल गई। 3 मैचों की सीरीज में मेजबान टीम ने 2-0 की बढ़त बना ली है। प्रतिष्ठित सीरीज का आखिरी मुकाबला 25 अक्टूबर को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा, जो कि अब महज एक औपचारिक मुकाबला रह गया है। कंगारू टीम के खिलाफ जरूर पिछले मुकाबले में भारतीय टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा, मगर पारी का आगाज करते हुए रोहित शर्मा का प्रदर्शन सराहनीय रहा। टीम के लिए उन्होंने 97 गेंदों का सामना करते हुए 73 रनों की बेहतरीन अर्धशतकीय पारी खेली, जिसके साथ ही बताया जा रहा है कि वो भारतीय टीम की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा बार 50+ का स्कोर बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। हिटमैन शर्मा ने खास मामले में किसी और को नहीं बल्कि पूर्व दिग्गज बल्लेबाज सुनील गावस्कर को पीछे छोड़ा है। 76 वर्षीय गावस्कर ने ऑस्ट्रेलिया में भारतीय टीम की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर शिरकत करते हुए 11 बार 50+ की पारी खेली थी, जबकि पिछले मुकाबले में 73 रन बनाते हुए रोहित ने उन्हें पीछे छोड़ दिया है। खबर लिखे जाने तक रोहित ने भारतीय टीम की तरफ से ऑस्ट्रेलिया में शिरकत करते हुए सलामी बल्लेबाज के तौर पर 12 बार 50 से ज्यादा का स्कोर बनाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साउथ कोरिया में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के ठीक पहले अपने तेवर तल्ख कर लिए हैं और एक बड़ी चेतावनी दे दी है। ट्रंप ने 23 अक्टूबर को वेनेजुएला के रास्ते से अमेरिका में फेंटेनाइल ड्रग्स की तस्करी में चीन की कथित भूमिका पर सख्त रुख अख्तियार किया है। उन्होंने चीन पर अमेरिका में ड्रग्स भेजने के लिए वेनेजुएला को ट्रांजिट पॉइंट के रूप में उपयोग करने का आरोप लगाया। उन्होंने यहां तक कह दिया कि जब मैं राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलूंगा
तो पहला सवाल मैं फेंटेनाइल पर ही करूंगा। व्हाइट हाउस में एक प्रेस वार्ता के दौरान ट्रंप ने कहा कि मैं राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिल रहा हूं। पहला सवाल जो मैं उनसे पूछने जा रहा हूं वो फेंटेनाइल है। चीन हमारे देश में फेंटेनाइल बेचकर $100 मिलियन कमाते हैं। उन्हें 20% टैरिफ देकर $100 बिलियन का नुकसान होता है। इसलिए ये एक अच्छा बिजनेस प्रपोजल नहीं है। ये उन चीज़ों में से एक है जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। वो ऐसा करने के लिए बहुत बड़ा जुर्माना देते हैं। हम देखेंगे कि अगले सप्ताह के अंत में क्या होता है। मैं वास्तव में साउथ कोरिया राष्ट्रपति शी से मिल रहा हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के साथ सभी व्यापार बातचीत रद्द करने की घोषणा की है। ट्रंप ने सोशल मीडिया साइट ट्रुथ सोशल पर लिखा कि कनाडा ने धोखे से एक विज्ञापन चलाया है जिसमें पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन टैरिफ के खिलाफ बोल रहे हैं। ट्रंप ने लिखा कि रोनाल्ड रीगन फाउंडेशन ने बताया कि कनाडा ने रीगन के फर्जी विज्ञापन का गलत इस्तेमाल किया। इस वीडियो में रीगन ट्रंप के टैरिफ की आलोचना करते हुए दिखाई देते हैं, साथ ही आम लोगों पर इसके बुरे असर पर बात करते हैं। यह विज्ञापन $75 मिलियन यानी 634 करोड़ रुपए का था। दोनों पक्ष स्टील और एल्यूमिनियम जैसे क्षेत्रों में समझौतों पर हफ्तों से बातचीत कर रहे थे, लेकिन ट्रंप की घोषणा ने इसे पूरी तरह से रोक दिया है। ट्रंप के फैसले के बाद कनाडाई पीएम मार्क कार्नी ने कहा कि ट्रंप प्रशासन के साथ व्यापक व्यापार समझौता अब पहुंच से बाहर है। अब वक्त है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।